नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित हैं चर्चा के लिए मणिपुर की जो स्थिति है, मैतेई और कुकी ट्राइबल्स के बीच जो संघर्ष की स्थिति है, उस पे चर्चा करने के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी 1963 बैच के श्री केवल कृष्ण सेठी, जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर थे और मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहे। उसके बाद मणिपुर में मुख्य सचिव रहे 94, 95, 96 के बीच, और रिटायरमेंट उपरांत वो नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कमिश्नर भी रहे, जो कि एक संवैधानिक पद था। तो स्वागत है सेठी जी। मणिपुर पे हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। देखिए, जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर में संघर्ष की स्थिति कोई नई नहीं है। ये बहुत पुरानी स्थिति चली आ रही है। आज़ादी के बाद से अगर हम देखें 1948 से कई वर्षों तक, जब कम्युनिस्ट लोगों की प्रधानता थी, वहाँ काफ़ी संघर्ष हुआ। उसके बाद मैतीज़ वहाँ पर प्रमुखता से सत्ता से जुड़े रहे, तब भी संघर्ष रहा। कुकीज़ और नागाज़ के बीच में संघर्ष हुआ, कुकी और कुकी के बीच में संघर्ष रहा, और अब पिछले वर्ष से देख रहे हैं जब हाई कोर्ट का आदेश आया कि मैतीज़ को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए, फिर वहाँ हिंसा भड़क गई मैतीज़ और कुकीज़ के बीच में। सेठी जी, आप वहाँ पर मुख्य सचिव रहे। हम जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या है, ये जो संघर्ष का हम स्वरूप देख रहे हैं, इस बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि एक चित्र खींचिए कि वहाँ का हालात क्या है, ऐसा क्यों है कि बार बार संघर्ष होता रहता है। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं इसके लिए, जैसे आपने बताया कि बैकग्राउंड जो है वो हमको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये संघर्ष आज का नहीं है, ये संघर्ष बहुत पुराना है। कुकीज और नागा ट्राइब्स का आपस में झगड़ा था। कुकीज का अलग अलग ट्राइब है, उनके भी आपस में झगड़े थे, और मैतेई का भी झगड़ा नागा से भी था और कुकी से भी था। और 94-96 के बीच में मोस्टली ये नागा और कुकी के बीच में था। मैतीज उस वक्त अलग से थे, लेकिन उसके बाद नागा लोगों के साथ तो समझौता हो गया, तो सीज फायर हो गई, तो वो तो थोड़ा सा अभी दबा हुआ है। लेकिन कुकी का जो है वो थोड़ा अब इसकी बैकग्राउंड समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि म्यांमार और मणिपुर के बीच में जो बॉर्डर है वो बड़ी अनडिफाइंड सी है। ओके। वो बिल्कुल पहाड़ी के क्षेत्र है, जंगली के क्षेत्र है, और उसमें लोग बाग दोनों तरफ एक तरफ के तरह के ही लोग हैं, एक ही ट्राइब के लोग हैं। कुकीज वहाँ भी है, कुकीज यहाँ भी है, नागाज वहाँ भी है, नागाज यहाँ भी है। और ये एक चला आ रहा है पुराने जमाने से कि आपस में अगर 10-15 मील तक अंदर भी चले जाए तो कोई पूछता नहीं था कि भाई ये आप किस एरिया का, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, कुछ नहीं, तो आपस में आने जाने का वो चलता रहता था। तो उनके परिवार दोनों तरफ एक जैसे थे। अब दिक्कत ये हुई इसमें, जो अभी जो दिक्कत है वो ये हुई कि म्यांमार में मिलिट्री की सरकार आ गई। मिलिट्री की सरकार आ गई तो कुछ उसका विरोध हुआ, और उस विरोध के फलस्वरूप कुकी जो है काफी मात्रा, काफी संख्या में अपने मणिपुर में आने लगे। लगभग ये कहा जाता है कि जुलाई तक 74,000 लोग आ चुके थे, और अभी उसकी संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। अच्छा। तो ये 1 लाख जो एकदम आ गए, तो नेचुरली इसका जो असर है वो मणिपुर की जो आर्थिक स्थिति है उस पर पड़ेगा। और जो अपना जितना हमारा सिटी है वो तो लिमिटेड ही है, उसको कितने में बांटेंगे, तो उसकी वजह से ये दिक्कत है। दूसरा जो इसकी बैकग्राउंड में प्रश्न है वो ट्राइबल स्टेटस की बात है। मैतीस, कुकीज और ट्राइबल्स, नागाज, तीनों ही जो ट्राइब जो है इनके अपने पुरानी हिस्ट्री है। तो मतलब मणिपुर की तो कहते हैं 34 एडी से उनकी लिखित हिस्ट्री है।
अच्छा। और उन्होंने 1071 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था। फिर जब अंग्रेज गए तो 1948 में उन्होंने एक और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन फिर मर्ज कर दिया गया। मर्ज करते वक्त थोड़ा सा वो ध्यान नहीं रखा कि उनकी बिल्कुल अलग संस्कृति है, क्योंकि वो 18वीं सदी के बीच में 1750 के आसपास वो उन्होंने हिंदू धर्म ले लिया था, और वहाँ पे बंगला स्क्रिप्ट भी आ गई थी। लेकिन आपस में जो उनके जो आचार व्यवहार थे वो वैसे ही थे जो उनके पुराने निर्माण थे। लॉर्ड सलामाई उनके परमात्मा है, उनके मंदिर भी है, उनके सब पूजा भी होती है। वो सब अपना उनका अपना एक व्यवहार था, एक पूरी हिस्ट्री है उसमें। तो बाकी अब दिक्कत ये हुई कि हिंदुस्तान में जब ये आज़ाद हुआ तो ट्राइबल्स का और इसका शेड्यूल कास्ट का आइडेंटिफिकेशन होने लगा। तो उसको कुछ अजीब से ख्याल थे कि जो हिंदू है वो कभी ट्राइबल हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो एडवांस है, और हिंदू एडवांस है इसलिए उनको ट्राइबल मानना मुश्किल है। पर उनके कोई और जो बाकी जो क्राइटेरिया है, बाकी जो उनके फंक्शन हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और मैथीस को उन्होंने ये छोड़ दिया कि ये नहीं, ये तो हिंदू समाज के हैं, ये एडवांस है। नागास जो कुकीज जो कि पहाड़ों में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं, वो बैकवर्ड है, इसलिए उनको ट्राइबल्स मान लिया जाए। और अब अगर आप ये देखिए तो ट्राइबल्स को कुछ सहूलियत बराबर मिलती है। एक तो रिजर्वेशन की बात तो है ही, हाँ, उसमें हाँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सारे हिंदुस्तान में ही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में एक और बड़ी अच्छी बात थी ट्राइबल्स के लिए कि उनका इनकम टैक्स भी माफ होता था। तो अब एक ही ये सबसे जो है वो कुकी ट्राइब का भी है और दूसरे भी बैती का भी है। बैती वाले तो 33% अपना इनकम टैक्स देंगे, तो कुकीज को देना नहीं पड़ेगा। वो नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उनके पास पैसा था, वो जमीन भी खरीद सकते थे जहाँ वैली एरिया है। बीच में वैली है, 10% के करीब वैली है, टोटल एरिया का करीब 22-23 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें वैली की मुश्किल से 2-2.5 हजार की ही 2-2.5 हजार वर्ग किलोमीटर ही उसका एरिया है। तो उसी में ये सब मैथीज जो कि उस वक्त पहले 58% होते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं, बाकी 51 रह गए हैं, शायद और भी कम हो गए होंगे जब नया सेंसस आएगा। तो और ट्राइबल जो है वो अपने उनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। कुछ बाहर से है, कुछ यहाँ के है, क्योंकि जैसा मैंने कहा म्यांमार से भी आते रहते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इम्बेलेंस जो है वो उसमें बन गया है। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आपस में होने लगी है। से- तो सेठी जी, ये सेठी जी, मैं थोड़ा सा एक सवाल उठा है। देखिए, आपने कहा जब आज़ादी का वक्त आया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स आइडेंटिफाई की जाने लगी, तो उस समय मैतीस को बाहर रखा गया क्योंकि वो हिंदू थे। तो क्या जी ये जो क्राइटेरिया है हिंदू और वो ट्राइबल नहीं होगा, ये क्राइटेरिया किसने इस्टेब्लिश कर दिया? और वो जो मैती लोगों का कल्चर, उनका ट्रेडिशंस, वो क्या मेनलैंड हिंदूज, मेनलैंड से मेरा मतलब है अगर आप गंगा जमुना के द्वाब वाले हिंदुओं की बात करें, तो क्या ये कहीं से ये बात कहीं जचती नहीं है? आप बताइए कि वहाँ का मैती जो वर्ग है, उनका कल्चर, उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्थान और वीज़ा वी जो लोग ट्राइबल घोषित कर दिए गए, तो क्या ये गलत हुआ? एक बात। और दूसरा, जब आप वहाँ पर मुख्य सचिव थे तो क्या ये प्रश्न उठा था कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया जाए? और आपने कोई पहल की हो तो उस बारे में बताइए। ये प्रश्न तो बहुत पुराना है कि मैथ्यूज को ट्राइबल डिक्लेयर कर दिया जाए। मेरा तो अपना विचार है कि जब तक उनके विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्राइटेरिया है उनका, उस क्राइटेरिया को भी पूरा करते हैं तो धर्म बीच में नहीं आना चाहिए, चाहे वो ठीक। क्रिश्चियन हो या हिंदू हो। वो उनका वैसे एरिया। असम में प्लेन्स ट्राइबल का बात सुनते ही है, जो कि बिहार वगैरह से जाकर सेटल हुए थे। तो प्लेन्स ट्राइबल है, ऐसा नहीं है तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैथ्यूज क्योंकि एडवांस माने गए इसलिए उनको नहीं किया गया। नहीं, जहाँ तो एक तक सवाल है कि ये प्रश्न तो बहुत पहले से उठता रहा।
और 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे विचार किया था, और ये मान के कि भाई पहला विचार कि वो हिंदू हैं इसलिए एडवांस हैं इसलिए वो ट्राइबल नहीं हो सकते हैं, तो उनको वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके क्या, बाद 2001 में दोबारा इसके बारे में बात की गई, लेकिन उन्होंने वही 1981 के फैसले का हवाला देते हुए फिर से रिजेक्ट कर दिया। तो इस पे जब एक, मैं वहाँ पे था हाँ, हाँ, जब मैं वहाँ पे था तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, होम अफेयर्स थे, किमजन नाम था, वो वहाँ पे आए तो वो कह रहे थे भाई सोल्यूशन क्या है इस जो कंफ्लिक्ट हो रहा है नागाज में, कुकीज में, मैथिल में, इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैंने कहा सीधा सा सोल्यूशन है, उन्हीं को भी ट्राइबल मानिए, क्योंकि है तो वो भी ट्राइबल। हाँ, और उन्होंने इनकार तो नहीं किया कि इससे वो ट्राइबल नहीं है या उनके बारे में कुछ नहीं, हाँ, लेकिन फिर वो बात आगे बढ़ी नहीं। अच्छा। तो फिर अपना वही कभी हो गया 2001 में, फिर जैसे मैंने कहा तो दोबारा 2001 में, कोशिश हाँ, जी। तो तो 2001 में फिर ये से ये वाली मांग उठी थी और इसको फिर रिजेक्ट कर दिया केंद्र सरकार ने। फिर दोबारा रिजेक्ट कर दिया कि 1981 में फैसला हो चुका है, वही फैसला कायम रखा अच्छा, जाएगा। अब क्या हुआ इस बार, मैथ्यू जो है वो अपने हाई कोर्ट चले गए। अच्छा, मणिपुर में पहले हाई कोर्ट अलग भी था, सिर्फ हाँ, बेंच ही था। तो पिछले साल अब मार्च में मणिपुर का हाई हाई, कोर्ट का फैसला आता है, हाँ। हाँ, वो हाई कोर्ट में चले गए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो इनकी क्लेम है वो जैसा है आप इसको एग्जामिन कर लीजिए। ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिन करे, और स्टेट गवर्नमेंट तो खैर फैसला कर नहीं सकती है इसका संविधान के मुताबिक, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। तो मतलब ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसका एग्जामिन करें। अगर एग्जामिन होता है तो मेरे ख्याल में उनको कोई मना कर नहीं पाएंगे। इसलिए कुकीज जो थे, जिनकी संख्या अभी काफी बढ़ गई थी और जो ज्यादा नुकसान की स्थिति में आ गए थे, उन लोगों में ज्यादा एतराज हुआ, और इसलिए उन्होंने ये अपना एजिटेशन शुरू की। और अभी भी वो एजिटेशन जो है चल रही है उनका। अभी तो अभी रिसेंटली उन्होंने ये भी मांग की कि हमारा तो एरिया ही अलग डिक्लेयर कर दिया जाए, और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमको गवर्न करे, मतलब एक, यूनियन टेरिटरी बना दी जाए, ऐसा कुछ हो रहा उनका तो लगता है। आपका क्या एनालिसिस है, ये जो इतना हिंसात्मक एजिटेशन भड़क गया इसी मामले को लेकर के, तो इसमें सिर्फ ये प्लेन कुकीज का और मैथीज के बीच में झगड़ा रहा, कि इसमें कुछ दूसरी फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो गई, विदेशी फोर्सेस, और क्योंकि इस पे बहुत पॉलिटिक्स होने लगी अपने देश में, तो क्या उसको कुछ शक्तियां भड़का भी रही थी ये कि ये तो स्पॉन्टेनियस थोड़ा एजिटेशन था? बहुत भाई, जो अगर आग लगी हो तो घी डाल दो, तो सभी चाहते हैं कि थोड़ा घी डाल दिया जाए, तो अब तो बिल्कुल, कोई सभी भारत के मित्र तो रहते नहीं, हाँ, कुछ ना कुछ तो उनके लिए तकलीफ पैदा करना फर्ज है उनका भी। तो इसलिए वो पहले भी ये था, कोई ऐसा नई चीज नहीं है। नागज के लिए भी बहुत सारी बाहर की शक्तियां जो थी, नहीं तो शक्ति के नाम पे जो चाइना का तो नाम आता ही है सामने, चाइना का नाम भी आता है, और दूसरी वेस्टर्न पावर्स भी जो और थी, चाइना के मित्र जो अपने देश में रहते हैं। या वो भी अब उनको मोगलाइट है वो। नहीं मतलब पॉलिटिकली जो चाइना के मित्र हैं, जो उनके साथ कॉन्फिडेंशियल पैक्ट करते हैं। हाँ, ना सिर्फ वही कि बल्कि ज्यादा नागाज का संबंध था, वहां तो यूरोप वाले भी काफी यूरोप उनकी वाले भी, मदद करने को तैयार थे। पर तो उससे एक और सवाल उठा कि ट्राइबल है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, पर क्रिश्चियन है तो कोई समस्या नहीं, पर अगर वो हिंदू है तो वो ट्राइबल होएगा ही नहीं, घोषित ही नहीं करेंगे। ये कहीं से बात जी, बच नहीं रही। इस पे आपके कुछ व्यूज हैं इस पे? मेरे तो बहुत स्ट्रांग हाँ, व्यूज। सही, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये तो धर्म से इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध पुरानी संस्कृति से और उनके आचार व्यवहार से है, जो उनके, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जो वायलेंस तो हुई है, और मैथिस की तरफ से भी हुई है, नहीं तो तो पहले उसका भी बेसिस वही देखिए, है, ट्राइबल इंस्टिंक्ट। वो समाजशास्त्री वेरियर एल्विन, तो वेरियर एल्विन का नेहरू पे प्रभाव, और उसके बाद उसी की कंटिन्यूटी में काका कालेलकर की रिपोर्ट, और वहाँ से हम यहाँ कहाँ तक आ गए, इतनी हिंसा देखते चले आ रहे हैं वर्षों वर्षों तक। वो तो अगर अच्छा आपने बताया हो काका कालेलकर के बारे में, तो काका कालेलकर को ये जिम्मा दिया गया था कि सारे हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट की आइडेंटिफाई करें। ओके, अब वो सब जगह घूमते हुए मणिपुर में आए। मणिपुर में देखा कि भाई टीका लगाए हुए बहुत सारे मैथिल घूम रहे हैं,
तो जब हिंदू समाज है तो शेड्यूल कास्ट तो होना ही चाहिए, शूद्र होना ही चाहिए वहाँ पे। ठीक। अब कोई सबसे पूछा उनका, कोई शूद्र है या तो होता ही नहीं है, होता या ही तो नहीं। ब्राह्मण है या फिर क्षत्रिय है। हाँ। वैश्य भी कोई नहीं है, शूद्र भी कोई नहीं है। ठीक। तो नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता, होना चाहिए। हम्म। तो उन्होंने ये कहा कि 8 गाँव थे, हम्म। जो गाँव इस्तेमाल किए जाते थे, जो जिनको देश निकाला दे दिया जाता था सर अच्छा। गवर्नमेंट राजा द्वारा, उनको अच्छा। कहा जाता था कि आप मणिपुर से बाहर नहीं भेजते थे, हम्म। उनको उन गाँव में कहते थे कि आप बाहर हो। और जब अपने देश निकाले की म्याद खत्म हो गई, फिर वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उनके एक बार तो उनके राजकुमार को भी जब नाराज हो गए महाराजा उनसे, तो अच्छा। राजकुमार को भी भेज दिया वहां पे, दंगा करके गांव है हाँ हाँ। उसमें भी उनको भेज दिया। और 5 साल बाद उनको कहा गया, आ जाइए, बात फिर से राज परिवार में आ गए। तो वहां कोई ऐसा शुद्ध था नहीं, लेकिन काका कालेज को उनको कुछ तो ढूंढना था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये शेड्यूल कास्ट है। और वो 8 गांव के जो रेजिडेंट थे, उनको उन्होंने शेड्यूल कास्ट। तो अच्छा। एक प्रेजुडिस शुरू से ही है। हाँ। अगर आप थोड़ा डाइवर्शन की इजाज़त दें, तो मैं उसको थोड़ा-सा वो भी कह नहीं सकता नहीं, हूँ। बहुत इसको ये गहराई से देखने का विषय है, और इसके अंदर व्हील्स विद इन व्हील्स बहुत सारी बातें हैं जो कि छुपाई गई, जनता तक बताई नहीं गई हैं। और एक तरफ तो हिंसा, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज अपना हित देखती हैं, विपक्षी दल मुख्यतः आग लगे तो उसको उस पर वो रोटी सेकने लगती हैं। और फिर हवा हाथ तो सेंकनी है। हाँ, अब कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, ये बात बात पे मणिपुर पहुंच जाते हैं। अभी उन्होंने अपनी यात्रा भी मणिपुर से शुरू करी और वहां पर एक बयान दे दिया कि यहाँ की समस्या के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। तो आप बताइए उनके इस बयान पर आपका कोई कमेंट, कोई आप उन्होंने बयान तो ये दे दिया कि इस समस्या कुछ के किया लिए नहीं जा कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन इस समस्या के लिए क्या किया जा सकता है, या उनके मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं, ये उन्होंने कभी बताया नहीं, ठीक। कभी स्पष्ट नहीं किया। ठीक। फिर ये कहना, उनका मेन जो मुद्दा है कि वो केंद्रीय सरकार को किस तरीके से ब्लेम किया जाए, हाँ। और केंद्रीय सरकार में भी उनके भी जो प्रधानमंत्री है उसको कैसे ब्लेम किया जाए। हाँ। तो वही एक मुद्दा लेकर तो काम नहीं चल सकता है। उन्होंने कभी ये बताया नहीं कि झगड़ा क्यों हुआ, उसकी क्या वजह है, और इसका क्या समाधान हो सकता है। नहीं तो क्या इसी वो पे किसी हद सेठी सुनना साहब, चाहते हैं या क्या? तो इसी पे देखिए पार्लियामेंट में भी इन्होंने पार्लियामेंट में जवाब तलब नहीं किया, बस पार्लियामेंट चलने नहीं दी ताकि मुद्दा हाँ, बना रहे। पर जब मुद्दा अगर पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता तो आप कुछ समाधान भी बताते कि समस्या क्या है, हम भी जानना चाहते कि विपक्ष को ये समस्या क्या लगती है और विपक्ष के पास क्या समाधान है। और वो अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो बताएं कि ये किया जाना चाहिए था, ये आपने नहीं किया। पर मणिपुर को तो वो सेंटर में रख के, फोकस में रख के, स्पॉटलाइट में रख के बात करते हैं, पर यात्रा भी नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं और अरुणाचल प्रदेश से नहीं करते। जब मणिपुर की यात्रा है, उसमें भी कोई खास उनका वेलकम हुआ हो या नहीं हुआ हो, ऐसा कोई भी किसी भी अखबार में नहीं आया है कि उनका बिल्कुल बहुत ठीक। वार्म वेलकम हुआ। और या कई लोगों ने उसका विरोध किया कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या वजह क्या है कि भाई आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, हमारे लिए है क्या इसमें। वो कहते हाँ। हैं, हम आपके लिए शांति लाएंगे, तो हाँ। कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि जेब में से निकाल के वो शांति आपको दे देंगे, उसके बिल्कुल लिए आपने कुछ ठीक पॉइंट आउट किया है कि बताने पड़ेंगे। शांति लाओ तो कैसे लाओ, ये तो बताओ। हाँ। तो सेठी वो साहब, बताने का बहुत आपने बहुत प्रकाश डाला इस मणिपुर मुद्दे पे। इसको अलग अलग एंगल से 360 डिग्रीज की आपने एक पिक्चर प्रेजेंट करी, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, और एक समाजशास्त्री की हैसियत से, एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत से। और मेरे को ये लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत है। हर वर्ग से, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो सोशल सर्विस से जुड़े हों, सबको जुड़ के एकजुट होकर के मणिपुर में नॉर्मलसी लाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। और इस पे हर विषय पे राजनीति जरूरी नहीं है, और जहाँ देश की संप्रभुता, देश की शांति का मामला है, वहाँ पर सबको एकजुट होकर के एक मत से और उस दिशा में कार्य करना चाहिए जहाँ शांति स्थापित हो सके और नागरिक अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए एकजुट होकर काम कर सके।
धन्यवाद सेठी जी, आपने बहुत बहुत समय दिया। धन्यवाद आपका, आपने मौका नमस्कार। दिया मुझे बात करने का। नमस्कार। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे मणिपुर समस्या के ऊपर। मणिपुर में बड़ी अशांति पिछले साल से मैती और कुकियों के बीच। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री केवल कृष्ण सेठी जी को, जो कि 1963 बैच के मध्य प्रदेश काडर के आईएएस अफसर थे और उन्होंने एक लंबी इनिंग्स मध्य प्रदेश में खेली। केंद्र शासन में भी उन्होंने ऊंचे ऊंचे पदों पे काम किया। मध्य प्रदेश में आप प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे और मणिपुर में चीफ सेक्रेटरी रहे 95-96 में, और रिटायरमेंट उपरांत सुपर एन्युएशन के बाद आपको अपॉइंट किया गया था संवैधानिक पद पे कमिश्नर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का। तो सेठी जी के साथ कई पहलुओं पे बातें हुई मणिपुर के लेकर के, और हम सब धन्यवाद देना चाहेंगे सेठी जी को। धन्यवाद।